हाँ भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हैं और अपने पढ़ाई कर रहे हैं अभी रेगुलर रूप से। वेलकम फिजिक्स मीटर के इस यूट्यूब चैनल पे और सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपनी जो यूनिट है वो है बीएससी सैम फर्स्ट के लिए, बीएससी सैम फर्स्ट के लिए, ठीक है। इसमें अभी जो रेगुलर रूप से अपनी यूनिट चल रही है वो चल रही है ओसिलेशन यानी यूनिट नंबर 2। और इसी के साथ में एक अलग यूनिट अपनी यूनिट 5 चल रही है अपनी यूनिट 5। वो क्या है, जिसका नाम क्या है बच्चों? प्रत्यास्थता। क्या नाम है? प्रत्यास्थता। ये यूनिट 5 है, प्रत्यास्थता। इस एक यूनिट से 80 नंबर का आपका पेपर होता है। इस एक यूनिट से 22 नंबर का जो आपके मैटर है वो आने वाला है इस यूनिट से, ठीक है। यानी पेपर कितने नंबर का होगा? 80 नंबर का, पता है क्या? ठीक है, 80 नंबर का पेपर है अपना। और जिसमें से क्या होता है, सेक्शन ए के अंदर क्या आएगा? सेक्शन ए के अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। फिर जो सेक्शन बी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन सी के अंदर भी क्या आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। बात समझ आ रही है? इसमें 1 से लेकर के 5 तक एमसीक्यू वाले आएंगे और 6 से लेकर के 10 तक फिल इन द ब्लैंक्स वाले आएंगे, यानी रिक्त स्थान की पूर्ति। इसमें 5 नंबर का कितने क्वेश्चन आएंगे? 5 आएंगे। वैसे तो 10 आते हैं, एक अथवा में आता है। प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, एक करना होगा। प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करना कितना होगा? एक करना होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन है वो 5 नंबर का होता है, तो ये 25 नंबर हो गए। और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होता है। 10 नंबर ये हो गए, 25 नंबर ये हो गए। और ये जो प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल यूनिट अपनी 5 है। 5 क्वेश्चन हो गए, कोई भी 3 करनी है अपनी। क्या करने? कोई भी 3 करने। और एक क्वेश्चन है वो 15 नंबर का है। और टोटल कितने हो गए? 45 25 10 कितने हो गए बच्चों? 80। इस 80 में से ये जो यूनिट है इसमें कितने नंबर का वेक्टर आने वाला है? 22 नंबर का वेक्टर आने वाला है। इतनी बातें समझ आ रही है? अब देखिए, अब इस यूनिट के अंदर हम पढ़ेंगे, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से हम वेक्टर क्लियर करने वाले हैं। तो प्रत्यास्थता, ठीक है। यूनिट का नाम क्या है? प्रत्यास्थता नाम है, इलास्टिसिटी नाम है। अब प्रत्यास्थता पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों विरूपक बल के बारे में। इसके बारे में, विरूपक बल के बारे में, इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉर्मेशन फोर्स बोलते हैं इसको, विरूपक बल बोलते हैं। ये क्या होता है? ये देखिए क्या होता है। यह एक प्रकार का बाह्य बल है। यह एक क्या है? यह क्या है? यह बाह्य बल है। कौन सा बल है ये? बाह्य बल है एक प्रकार से, ठीक है। यानी ऐसा बल जो किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु के आकार, आकृति, आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, विरूपक बल कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। यानी एक प्रकार का बाह्य बल है, यानी जब किसी वस्तु पर, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि वह बाह्य बल जो किसी वस्तु पर लगाने से वस्तु के आकार, आकृति, वस्तु के आकार, आकृति, लंबाई वह आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन। वह आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन, ठीक है। इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं? विरूपक बल कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई क्या? अब देखिए प्रत्यास्थता क्या है? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। ये जो प्रत्यास्थता है ये क्या है? यह एक गुण है एक प्रकार का। क्या है? गुण। क्या है प्रत्यास्थता? किसी भी वस्तु का एक गुण होता है, ठीक है। यानी लिखेंगे क्या कि यह क्या है? वस्तु का गुण। यह वस्तु का क्या होता है? गुण है। अब गुण कौन सा है? गुण कौन सा है? यानी जब कोई भी अपनी एक वस्तु हो जिसपे हम क्या लगाएं? विरूपक बल लगाएंगे, और जैसे ही विरूपक बल हटाएंगे तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आएगी। बात समझ आ रही है क्या? जैसे आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा, सर ने आपको एग्जाम्पल भी दिया होगा कि जैसे हमारे पास में कोई भी एक स्प्रिंग है या रबड़ है, रबड़ समझ रहे हो। अब क्या करेंगे कि जैसे स्प्रिंग को हम, ये स्प्रिंग अपना
इनके दोनों टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। इसको हम इस तरीके से खींच रहे हैं, इट मीन्स इस पे विरूपक बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं और थोड़ा सा लगा करके और इसको छोड़ देंगे यानी विरूपक बल हटा लेंगे, तो ये स्प्रिंग अपनी इनिशियल कंडीशन में आ जाएगी, यानी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो ये इस स्प्रिंग का गुण है और इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। बात समझ आ गई क्या? अरे बोलो, ठीक है। तो सभी में ये गुण विद्यमान नहीं है, जैसे ये अपने पास कोई मार्कर है, इसमें विद्यमान है ना, मैं इसको खींचूंगा तो ये टूट सकता है, इनिशियल स्टेट में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, तो इस वस्तु में वो गुण नहीं है। तो जो वस्तुएं इस गुण की पालना करती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थ। ठीक है, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, यानी जब किसी वस्तु पर से विरूपक बल हटा लेते हैं, विरूपक बल हटा लेते हैं, तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोड आती, तो वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्थता क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता तथा वे वस्तुएं जो इस गुण की पालना करती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या कहलाती है? बात समझ आ गई? ये प्रत्यास्थता, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, प्रत्यानयन बल के बारे में। प्रत्यानयन बल इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? नाम सुना है कि इससे पहले सुना है? यानी अभी तक हम बात कर रहे थे कि कोई भी हमारे पास में स्प्रिंग से हम इस पे दोनों टर्मिनल्स को हम खींच रहे हैं, यानी कि इस पे विरूपक बल लगा रहे हैं, विरूपक बल हटा लेंगे, विरूपक बल क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। तो जिस बल के कारण स्प्रिंग अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटता है ना, उस बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। जैसे विरूपक बल का काम क्या है? वस्तु को भीतर खींचना, और प्रत्यानयन बल का काम क्या है? वापस छोड़ेंगे तो वापस उसी कंडीशन में, वापस उसी वस्तु को क्या करना? रिस्टोर करना। बात समझ आ गई क्या? तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, यानी जब किसी वस्तु पर से विरूपक बल हटा लिया जाए, तो वस्तु जिस बल के कारण अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटती है, उस बल को क्या कहते हैं? उस बल को
प्रत्यानयन बल, प्रत्यानयन बल क्या है? एक बात ध्यान लगा, क्या विरूपक बल, विरूपक बल व प्रत्यानयन बल, विरूपक बल व प्रत्यानयन बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इतनी बात समझ आ गई क्या? इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए आगे हम बात कर लेते हैं किसकी। अभी मैं ये बता रहा था कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु, यानी जब किसी वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं और विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। अगर वस्तु नहीं लौट पाई तो वो प्लास्टिकता, अगर नहीं लौट पाई तो उस गुण को क्या कहेंगे, प्लास्टिकता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे, अब एक है आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यास्थता सीमा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछी हुई परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है ये। प्रत्यास्थता सीमा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक पूछी हुई परिभाषा है प्रत्यास्थता सीमा। अब ये क्या होती है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक रबड़ है, ठीक है, तो रबड़ को मैं इस तरीके से खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, खींच रहा हूं। अब ये कंडीशन आ गई कि इसको थोड़ा सा और ज्यादा खींच दिया तो ये टूट जाएगा। कहने का मतलब है इसमें विरूपक बल है वो अधिकतम स्थिति पे है। ठीक है, तो जब वस्तु पर जो विरूपक बल है वो अधिकतम स्थिति पे हो, ठीक है, और उस पे हम विरूपक बल को रिमूव कर देंगे तो वो पूर्णतः अपने क्या आ जाए, प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। बात समझ आ गई? देखिए इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, वह अधिकतम विरूपक बल, वह अधिकतम विरूपक बल जिसे किसी वस्तु पर से हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्णतः प्रारंभिक अवस्था में लौट आती, इस स्थिति को ही प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता सीमा। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पूछिए। तो इतनी बातें समझ आ रही है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिबल। क्या है, प्रतिबल स्ट्रेस। प्रतिबल जिसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, अब प्रतिबल क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है, नाम सुना है क्या, 11th में सुना होगा। प्रतिबल क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है, किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। प्रति देखो, प्रति मतलब प्रति का मतलब प्रत्येक, यानी प्रत्येक स्थान पे, यानी किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर
लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल क्या है? यानी प्रतिबल इज इक्वल टू बल बटे क्षेत्र। प्रतिबल इज इक्वल टू बल बटे, बात समझ आ गई? अब इसकी जो यूनिट देखेंगे तो बल का ऐसा यूनिट क्या होती है कि न्यूटन क्षेत्रफल का इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट, इतनी बात समझ आ गई है? अब प्रतिबल भी कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबल के टाइप, प्रतिबल के प्रकार। अब नेक्स्ट, प्रतिबल के कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबल के प्रकार, तो ये 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है? अब देखिए 3 कौन कौन से। नंबर 1, अनुप्रस्थ या रेखीय। नंबर 2, अभिलंब या आयतन। और नंबर 3, अपरूपण या स्पर्श। अपरूपण या इसको बोलते हैं स्पर्श। तो प्रतिबल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1, अनुप्रस्थ या रेखीय प्रतिबल। नंबर 2, अभिलंब या आयतन प्रतिबल। नंबर 3, अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से अनुप्रस्थ या रेखीय, इसको बोलते हैं लोंगिट्यूडिनल। ठीक है, इसमें क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु पे हम क्या लगाते हैं? विरूपक बल। तो यह जो विरूपक बल है, यानी इसमें जो विरूपक बल होगा, इसमें जो भी वस्तु पर लगने वाला विरूपक बल होगा, वो क्या होगा? एक तो यानी कि लंबाई के अनुदिश लगेगा, वस्तु की लंबाई के अनुदिश कार्य करेगा। बात समझ आ गई क्या? लंबाई के अनुदिश कार्य करेगा और क्या करेगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत लगेगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत, और इसमें क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन। इस प्रतिबल से क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन। तो इतनी बातें याद रखिएगा। नंबर 1 क्या याद रखना है आपको? नंबर 1 क्या याद रखना है? यानी कोई किसी वस्तु पे अगर विरूपक बल कार्य करे ना, तो यह विरूपक बल लंबाई के अनुदिश हो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या हो? लंबवत हो, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो। और इस प्रतिबल में क्या होगा? लंबाई में परिवर्तन होता है। ऐसा प्रतिबल क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ या रेखीय प्रतिबल। और यह भी 2 प्रकार का होता है। यह भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है तनन प्रतिबल, और एक होता है संपीड़न। ठीक है, अभी क्या करें? अभी मैंने ये बताया कि इस प्रतिबल में क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन होता है। तो लंबाई परिवर्तित होकर बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। अगर लंबाई बढ़ जाती है, अगर लंबाई क्या हो जाती है? लंबाई में क्या हो जाती है बच्चों? वृद्धि। तो ऐसा प्रतिबल क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ या रेखीय त्वरण प्रतिबल। अगर लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है, या उसमें क्या हो जाती है? कमी। तो ऐसा प्रतिबल क्या कहलाएगा? संपीड़न प्रतिबल, या फुल बोलेंगे तो रेखीय संपीड़न
प्रतीक। बात समझ आ गई क्या? सिंपल है, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये अपना वेक्टर हो गया किसके बारे में? रेखीय प्रतिबल की बात। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2 पे की बात करेंगे। नंबर 2 पे अभिलंब या आयतन, अभिलंब या आयतन प्रतिबल, अभिलंब या आयतन, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्पेस, वॉल्यूमेट्रिक। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जब किसी वस्तु पे क्या लगाते हैं अपन? विरूपक बल। जब किसी वस्तु पे हम क्या लगाते हैं? विरूपक बल लगाते हैं, तो क्या याद रखना है? उस वस्तु के सभी दिशाओं में, वस्तु के सभी दिशाओं में समान कार्य करता है। सभी दिशाओं में समान लगेगा जो भी बल लगेगा, और क्या लगेगा? सभी बिंदुओं पे समान लगेगा, सभी बिंदुओं पर लंबवत, बिंदुओं पर क्या लगेगा? लंबवत और समान। बात समझ आ गई क्या? और इसमें क्या होगा? इस प्रतिबल से आयतन में परिवर्तन, इस प्रतिबल से क्या होगा? आयतन में परिवर्तन। बात समझ आ गई क्या? ये तीन बात है, ये 3 पॉइंट आपको याद रखने इस प्रतिबल में। नंबर 1 क्या याद रखना? सभी दिशाओं में क्या लगेगा? समान, और सभी बिंदुओं पर लंबवत और समान। और इस प्रतिबल में क्या होगा? आयतन में परिवर्तन। नाम से स्पष्ट है, आयतन प्रतिबल यानी आयतन में परिवर्तन होगा। बात समझ आ गई? और यह भी 2 प्रकार का होता है। यह भी कितने प्रकार का होता है? नंबर 1 वही तनन प्रतिबल, और यह संपीड़न, संपीड़न इंग्लिश मीडियम इसको टेंसिल्स बोल देंगे और इसको कंप्रेंशन बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए अगर आयतन क्या हो जाए? अगर आयतन बढ़ जाए, जो कि बहुत ही रेयर कंडीशन होती है आयतन में वृद्धि होने वाली, अगर आयतन बढ़ जाए तो ये आयतन त्वरण प्रतिबल, अगर आयतन क्या हो जाए? घट जाए, तो क्या बोलेंगे? इसको संपीड़न आयतन प्रतिबल। इतनी बात समझ आ गई क्या? ठीक है, आगे चलिए नंबर 3 की हम बात करेंगे अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल। अपरूपण या इसको ही बोलते हैं स्पर्शी प्रतिबल, इसको बोलेंगे शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस। अब देखिए इसमें क्या होता है? शेयरिंग स्ट्रेस में अगर किसी वस्तु पर हम क्या लगाते हैं? विरूपक बल। अगर किसी वस्तु पे हम क्या लगाते हैं? विरूपक बल, तो यह जो विरूपक बल है ये वस्तु के पृष्ठ के अनुदिश, वस्तु के पृष्ठ के अनुदिश, वस्तु के पृष्ठ के अनुदिश। जैसे ये कोई हमारी एक वस्तु है, तो ये इसकी एक पृष्ठ है, इसकी एक पृष्ठ है, इसकी एक पृष्ठ है, इसकी एक पृष्ठ है, तो कोई भी एक पृष्ठ के अनुदिश कार्य करेगा। जैसे कि है ना, इसके अनुदिश कार्य करेगा, या ये पृष्ठ है तो इसके अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए वस्तु के पृष्ठ के अनुदिश कार्य करेगा, और इसमें क्या होता है? वस्तु के केवल आकार या आकृति में चेंज होता है। इसमें क्या होता है? वस्तु के केवल आकार या आकृति में परिवर्तन, केवल आकार या आकृति में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन, केवल आकार या आकृति में क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है ना? इस प्रतिबल में इंपॉर्टेंट लाइन है, इस प्रतिबल में क्या नहीं होता? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई व आयतन, वस्तु की लंबाई व आयतन क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। क्या रहते हैं? अपरिवर्तित। बात समझ आ गई है? तो ऐसे प्रतिबल को क्या कहेंगे हम? अपरूपण या स्पर्शी। ये अपने प्रतिबल का टॉपिक है, वो कंप्लीट। तेरी बात समझ आ गई क्या? ठीक है, और इनकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम के चैनल पे, और जिसका नाम है फिजिक्स मीटर 02। ठीक है, इन सभी की आपको ये जो है बोल्ड वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? अब देखिए आगे
नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक और है स्ट्रेन। क्या है? स्ट्रेन, विकृति, स्ट्रेस। लास्ट ईयर यहाँ से एमसीक्यू वाले में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यूनिट 20 से 22 में जो ये यूनिट है, थोड़े से टॉपिक है, अच्छे नंबर की ये यूनिट है। इससे लास्ट ईयर मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। एक तो आया हुआ है बंकन आघूर्ण वाला, और एक प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध वाला, और एक पोवासो अनुपात की सीमाएं आपको पूछी थी कि पोवासो अनुपात की जो वैल्यू है वो मिनिमम से मैक्सिमम कितनी हो जाएगी। तो सभी को पता है कितनी हो सकती है, -1 से 0.5 तक। ये कैसे पता चलेगा? ये समझने के लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे। अब देखिए आगे विकृति क्या होती है बच्चों, यानी जब किसी वस्तु पे हम क्या लगाएंगे, जब किसी वस्तु पे हम क्या लगाते हैं, निरूपक बल लगाते हैं, तो वस्तु के किस में चेंज होता है? आकार में चेंज हो सकता है, आकृति में चेंज हो सकता है, लंबाई में चेंज हो सकता है, आयतन में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये जो चेंज होगा, ये जो चेंज होगा और चेंज अपॉन ओरिजिनल, जो भी चेंज हुआ है बटे में जो वास्तविक वैल्यू है, इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा? स्ट्रेन कहलाएगा। तो डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे? डेफिनेशन किस तरीके से लिखेंगे कि जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, तो वस्तु की विमा में, तो वस्तु की विमा में, विमा का मतलब है वस्तु की लंबाई, वस्तु का आकार या आकृति, वह वस्तु का आयतन, तीनों में भी चेंज हो सकता है, तीनों में कोई से भी चेंज हो सकता है। विमा में होने वाला अनुपातिक, होने वाला आनुपातिक परिवर्तन, आनुपातिक परिवर्तन, होने वाला आनुपातिक परिवर्तन विकृति कहते हैं। क्या कहलाती है बच्चों? विकृति कहते हैं। तो विकृति यानी स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है? विकृति इज इक्वल टू वस्तु की विमा में परिवर्तन, वस्तु की विमा में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक, बटे वस्तु की प्रारंभिक, ये हो गई ये विकृति की डेफिनेशन। ठीक, बात समझ आ रही है? सभी को समझ आ रहा है? अब देखिए प्रतिबल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। प्रतिबल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के बताए थे। तो विकृति भी कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी। वही नाम होगा, वही सेम की सेम तीनों नाम। ठीक है, तो कौन कौन से बताए थे बताइए। विकृति के प्रकारों के बारे में बात करेंगे। विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार, विकृति के प्रकार कितने प्रकार? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। नंबर 1 अनुप्रस्थ या रेखीय विकृति, अनुप्रस्थ या रेखीय। ठीक है, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ये क्या होती है? बाकी देखो स्ट्रेन होती क्या है? स्ट्रेन होता है चेंज बटे ओरिजिनल, चेंज बटे ओरिजिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल जो स्ट्रेस था यानी अनुप्रस्थ या रेखीय विकृति प्रतिबल था, तो वस्तु के किस में चेंज आता था? पहले वाले में लंबाई में चेंज, दूसरे वाले में आयतन में चेंज, तीसरे वाले में आकार में चेंज। तो सेम ही है। तो इसमें विकृति क्या होती है? चेंज अपॉन ओरिजिनल होती है। तो ये जो है रेखीय विकृति क्या हो जाएगी? इसको दिखाएगी अल्फा से। रेखीय विकृति, रेखीय विकृति क्या हो जाएगी? यानी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन
बटे वस्तु की प्रारंभिक, वस्तु की प्रारंभिक लंबाई। कोई दिक्कत है क्या? कैसे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? प्रत्यास्थता सीमा, क्या लिखेंगे? प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु की लंबाई में होने वाला परिवर्तन तथा वस्तु की प्रारंभिक लंबाई का अनुपात क्या कहलाता है? रेखीय विकृति कहलाता है। बात समझ आ गई क्या? ठीक है। अब नंबर 2 के बात कर लेते हैं। नंबर 2 के है आयतन या अभिलंब विकृति। आयतन या अभिलंब विकृति, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्टेप। ये किसके इक्वल होगी? यानी है तो आयतन प्रतिबल से किसमें चेंज होता है? वस्तु के आयतन में। तो स्ट्रेन होती है चेंज अपॉन ओरिजिनल, यानी वस्तु के आयतन में परिवर्तन, वस्तु के आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटे वस्तु का प्रारंभिक, वस्तु का प्रारंभिक। ये किसने आया हुआ है? आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति, इसे कहते हैं। ठीक है। अब देखिए ये हो गई अपनी कौन सी विकृति? आयतन विकृति। अब नंबर 3 पे हम क्या है? अपरूपण या स्पर्शी विकृति। अपरूपण या स्पर्शी विकृति, अपरूपण या स्पर्शी विकृति, यदि इसको बोलेंगे शेयरिंग स्टेट। ये क्या होती है? ये क्या होती है? शेयरिंग स्ट्रेस क्या होती है? यानी शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है? अपरूपण प्रतिबल में क्या होता है? वस्तु के केवल आकार या आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेन देखेंगे तो चेंज अपॉन ओरिजिनल, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन, वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन बटे वस्तु का प्रारंभिक, बटे वस्तु का प्रारंभिक। ये होगी अपनी विकृति, ये होगी अपनी विकृति वाला टॉपिक। तो स्ट्रेस वाला टॉपिक कंप्लीट, विकृति वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन प्रत्यास्थता गुणांकों वाला टॉपिक। यानी अब देखिए आगे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आया मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगातार 2 सालों से आ रहा है इसमें प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है? ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए हुक का नियम। क्या पता होना चाहिए? हुक का। अब हुक का नियम क्या होता है? पढ़ के आए हुआ हुक का नियम क्या होता है? बताएगा? यानी प्रत्यास्थता सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता सीमा यानी प्रत्यास्थता सीमा का मतलब समझ रही हो क्या? कि प्रत्यास्थता सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर प्रत्यास्थता सीमा से बाहर गया तो वो प्रत्यास्थ वस्तु रहेगी नहीं, वो प्लास्टिक वस्तु बन जाएगी, तो वो इस पे लागू नहीं है। ठीक है। तो प्रत्यास्थता सीमा में इसकी डेफिनेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। उसी वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। ये लो
ये उसका नियम है। कहने का मतलब है प्रतिबल समानुपाती विकृत, प्रतिबल समानुपाती विकृत, प्रतिबल समानुपाती विकृत। या समानुपाती का साइन हटेगा तो कोई एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, प्रतिबल इज इक्वल टू ई विकृत। ठीक है, ये जहां ई क्या है, जहां ई एक समानुपातिक स्थिरांक है, एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। ये क्या आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये रिक्त स्थान वाली कृति में आया हुआ क्वेश्चन, ये रिक्त स्थान वाली कृति में आया हुआ क्वेश्चन, रिक्त स्थान में ये 2025 में आया, 26 में 2026 में ये आया हुआ, ये 2026 में आया हुआ है। अभी फरवरी के अंदर एग्जाम हुआ था, तो ये पूछा प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो यानी ये यहाँ से आगे यानी की वैल्यू निकालेंगे, ये प्रतिबल है, यहाँ पे क्या गुणा में उधर जाएगा, तो भाग में क्या जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। बात समझ आ गई है? अब देखिए, अब प्रतिबल भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार, विकृति भी कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की, तो प्रत्यास्थता गुणांक भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न भिन्न विकृति के संदर्भ, भिन्न भिन्न विकृति के संदर्भ प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक भिन्न भिन्न कितने प्रकार के, प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार, कितने प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक 3 प्रकार के, 3 प्रकार के। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, अब देखिए 3 पर कौन से, एक जंग प्रत्यास्थता, जंग प्रत्यास्थता, इसको रिप्रेजेंट करेंगे वाई से, यंग मॉड्यूलस बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, यंग मॉड्यूलस। नंबर 2 आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता, इसको रिप्रेजेंट करेंगे के से। नंबर 3 अपरूपण प्रत्यास्थता, अपरूपण प्रत्यास्थता, इसको दिखाएंगे उल्टा से, इससे तो ये 3 प्रकार के होते हैं क्या, प्रत्यास्थता गुणांक। मुझे करता हूँ बातें आपको समझ आ रही है। प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहेंगे, फिर प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है ना। यहाँ से परिभाषा बन जाएगी, डायरेक्ट कुछ नहीं करना। यानी प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। भिन्न भिन्न विकृति के संगत प्रत्यास्थता गुणांक भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नंबर 1 यंग प्रत्यास्थता गुणांक, नंबर 2 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और नंबर 3 अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से दिखाएंगे, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को k से दिखाएंगे और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को बीटा से दिखाएंगे। बात समझ आ रही है? अब इन तीनों को अलग अलग से अपने को पढ़ना है। देखिए नंबर 1 है यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, इसको बोलेंगे यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस। ठीक है, अब देखिए यंग मॉड्यूलस
सिंपल से हैं सभी, यानी ये पहले नंबर का है प्रत्यास्थ गुणांक, तो पहले नंबर का ये दोनों आ जाएंगे। प्रत्यास्थ गुणांक होता क्या है? प्रतिबल बटा विकृति होती है ना। देखिए यहाँ से देखता हूँ, प्रत्यास्थ गुणांक होता क्या है, यानी E इज इक्वल टू होता क्या है? प्रतिबल बटे विकृति। क्या होती है? प्रतिबल बटे विकृति होती है, सभी को पता है क्या? ये बातें पता है, ठीक है। ये क्या होती है? प्रतिबल बटे विकृति। अब देखो ये 1 नंबर पे और यहाँ पे 2 नंबर पे और यहाँ पे क्या है 3 नंबर। प्रतिबल कितने बताए थे? 3 बताए थे और विकृति कितनी बताई थी आपको? 3 बताई थी। बात समझ आ रही है क्या? तो पहले कौन सी बताई थी? अनुदिद्रेय रेखीय प्रतिबल, अनुदिद्रेय रेखीय प्रतिबल क्या? नंबर 2 पे आयतन या अभिलंब प्रतिबल, नंबर 3 अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल, अपरूपण या स्पर्शी प्रतिबल ये बताया था। और इसी में क्या बताया था? अनुदिद्रेय रेखीय विकृति बताई थी, रेखीय विकृति। नंबर 2 आयतन या अभिलंब विकृति, आयतन या अभिलंब विकृति। नंबर 3 अपरूपण या स्पर्शी विकृति। अरे ये बताया था, ठीक है। और होता क्या है? इन दोनों का अनुपात, तो इन दोनों का क्या लगा दो? अनुपात लगा दो। अनुदिद्रेय रेखीय विकृति बटे अनुदिद्रेय प्रतिबल, अनुदिद्रेय रेखीय प्रतिबल बटा अनुदिद्रेय रेखीय विकृति, ये 1 नंबर का प्रत्यास्थ गुणांक हो गया था। इसको बोलेंगे योग। क्या बोलेंगे? बात समझ आ रही है? और इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात कितना है ये बताया। प्रत्यास्थ गुणांक भी समझ आ गया क्या? यहाँ से देखेंगे अच्छे तरीके से। देखिए तो अब देखिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक को y से दिखाएंगे, इज इक्वल टू क्या होता है? अनुप्रस्थ या रेखीय प्रतिबल, रेखीय प्रतिबल बटे अनुप्रस्थ या रेखीय विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्थ गुणांक कहलाता है। तो यहां से लिखेंगे प्रत्यास्थता सीमा में अनुदिद्रेय रेखीय प्रतिबल तथा अनुदिद्रेय रेखीय विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नंबर 2 आयतन या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक इसको दिखाएंगे कैसे? ये क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा में आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो यहां से डायरेक्ट लिखेंगे आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल को और क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिबल बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। बटे आयतन विकृति, आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? इसको बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलस। नंबर 3 है अपरूपण प्रत्यास्थ, अपरूपण प्रत्यास्थता मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको दिखाएंगे उल्टा से। ये क्या होता है? ये क्या होता है? यानी वो लास्ट वाला कौन सा है? अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण ये हो गया अपना प्रत्यास्थ गुणांक वाला, ये हो गया अपना प्रत्यास्थ गुणांक वाला। बात समझ आ रही है क्या? अब देखिए आगे पवासो अनुपात, नेक्स्ट टॉपिक है अपना पवासो अनुपात, पवासो अनुपात।
इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया हुआ है। पवासो अनुपात, इसको दिखाएंगे सिग्मा से, इसे दिखाएंगे सिग्मा से, ठीक है। अब देखिए पवासो अनुपात क्या होता है। पवासो अनुपात पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए पार्श्विक विकृति क्या होती है। पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति, वैसे देखो विकृति होती क्या है, चेंज बटे ओरिजिनल होता है, चेंज अपॉन ओरिजिनल क्या होती है, विकृति होती है ना। अब देखिए पार्श्विक विकृति क्या होती है, यानी अभी वैसे हम पढ़ के आए तीन विकृतियां, एक तो लंबाई में परिवर्तन वाली रेखीय विकृति, आयतन में परिवर्तन वाली आयतन विकृति, आकार में परिवर्तन वाली स्पर्शी या अपरूपण विकृति। अब देखिए एक रह गई है मोटाई वाली, क्या रह गई है, यानी किसी वस्तु के अगर मोटाई में परिवर्तन हो जाए, वस्तु पतली हो जाए, मोटी हो जाए, है ना, बात समझ आ रही है ना। त्रिज्या में परिवर्तन हो जाए, यानी त्रिज्या मतलब मोटा कम, समझ रहे हो। तो अगर किसी वस्तु विरूपक बल से, अगर किसी वस्तु के विरूपक बल लगाने से वस्तु के अगर मोटाई में परिवर्तन हो जाए, तो मोटाई में होने वाला परिवर्तन बटे प्रारंभिक मोटाई का अनुपात क्या कहलाता है, पार्श्विक विकृति कहलाता है। बात समझ आ रही है क्या। इसको बीटा से दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं बीटा से। तो बीटा इज इक्वल टू वस्तु की मोटाई में परिवर्तन, वस्तु की मोटाई में परिवर्तन, वस्तु की मोटाई में परिवर्तन और बटे वस्तु की प्रारंभिक, वस्तु की प्रारंभिक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये होगी अपनी पार्श्विक विकृति। अब देख लेते हैं पवासो अनुपात क्या होता है। तो पवासो अनुपात क्या होता है, पार्श्विक विकृति, पार्श्विक विकृति तथा अनुदेद्रीय विकृति। अनुदेद्रीय का इसको बोलते हैं रेखीय विकृति का अनुपात, विकृति का अनुपात क्या कहलाता है, पवासो अनुपात क्या कहलाता है, पवासो अनुपात कहलाता है। इसे सिग्मा से दर्शाते, इसे किसे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, समझ आ रहा है। तो यहां से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी इसको दिखाएंगे किससे, पार्श्विक विकृति को दिखाएंगे बीटा से, अनुदेद्रीय विकृति को दिखाएंगे अल्फा से, ठीक है। बात समझ आ रही है क्या, इसको दिखाएंगे अल्फा से। तो पवासो अनुपात इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, यह मात्रक विहीन वह विहीन राशि, ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। इसका मान है ना पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात समझ आ गई क्या, बात समझ आ गई क्या, यानी जो भी हम जो वस्तु ले रहे हैं वो किस प्रकृति की है, उस पर इसका मान है वो डिपेंड करता है। ये हो गया अपने पवासो अनुपात। ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा का जो मान है, सिग्मा का मान पॉजिटिव कोमा नेगेटिव व जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। ये कैसे होगा, कब होगा, वो प्रत्यास्थता गुणकों में संबंध वाला टॉपिक बनने के बाद में पता चलता है।